Hello dear student, welcome in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख करके समझ ही गए होंगे, इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताए थे कि प्योर टॉर्सन का इक्वेशन, जैसे कि ऑलरेडी मेरा लेक्चर प्योर बेंडिंग इक्वेशन का ऑलरेडी डेरिवेशन का अपलोडेड है, वैसे प्योर टॉर्सन का इक्वेशन इस लेक्चर में जो है वो प्योर टॉर्सन का जो इक्वेशन होता है उसको डिराइव करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। प्योर टॉर्सन का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो कोई भी इक्वेशन डिराइव करने से पहले ऑब्वियस है कि कुछ एजम्पशंस होता है, तो थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू देख लेते हैं एजम्पशंस का। ऑलरेडी लिख रखे हैं टाइम सेव करने के लिए, तो एजम्पशंस 2 4 5 पॉइंट जो है उसको देखते हैं और उसके बाद प्योर टॉर्सन इक्वेशन। इससे पहले जो है कंसेप्ट ऑफ प्योर टॉर्सन या फिर कंसेप्ट ऑफ टॉर्सन का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप सोम का प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ से आपको ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ प्योर टॉर्सन से रिलेटेड लेक्चर्स मिल जाएगा डियर। तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं एजम्पशंस, उसके बाद जो है वो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमको डेरिवेशन करना है, यानी कि इसका लिए डेरिवेशन करना है, ये जो प्योर टॉर्सन का इक्वेशन है उसके लिए डेरिवेशन करना है। कहने का मतलब डेरिवेशन कहने का मतलब हुआ कि एक्चुअली में डेरिवेशन करना है शाफ्ट के मटेरियल में टॉर्क की वजह से जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, द शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द शाफ्ट मटेरियल ड्यू टू द टॉर्सन या ड्यू टू द टॉर्क अप्लाइड एट द बोथ एंड्स ऑफ द शाफ्ट। तो उसके लिए कितना अमाउंट का जो है वो आपका शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है इन द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, कितना सेटअप होता है ना। तो वही चीज़ आपको प्योर टॉर्सन के इक्वेशन में, यानी कि टॉर्क से रिलेटेड टॉर्क दिखेगा आपको, और फिर साथ ही साथ टॉर्क का रिलेशन होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रिलेशन होगा जिसको शियर मॉडुलस बोलते हैं, ट्विस्टिंग एंगल होगा, लेंथ ऑफ द शाफ्ट होगा डियर, और फिर आपका रेडियस होगा, और साथ ही साथ आपका शियर स्ट्रेस भी होगा जो टॉ से नोटेशन उसका दिखाते हैं। वो पूरा इक्वेशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा वेट कीजिए, ड्राइव तो होगा ही। तो एजम्पशन सबसे पहले देखिए, एजम्पशंस का पहला पॉइंट, द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब शाफ्ट का जो मटेरियल जो अभी कंसीडर करेंगे, अभी जो एज्यूम करेंगे, शाफ्ट का एक मटेरियल एज्यूम करेंगे, है ना। एक शाफ्ट मतलब कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा, है ना। तो वो जो होगा थ्रू आउट, उसका जैसे डायमीटर डी है तो थ्रू आउट डी 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 होना चाहिए। ये प्योर टॉर्सन का इक्वेशन ड्राइव करने में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट। अगला है द ट्विस्टिंग अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। जो ट्विस्टिंग होना चाहिए वो पूरे शाफ्ट के अलोंग जो है वो ट्विस्टिंग सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगला सी पॉइंट है डियर, द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट। ये फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट मीनिंग जो है सेम है कि शाफ्ट जो यूनिफॉर्म होना चाहिए सर्कुलर सेक्शन में थ्रू आउट, मतलब इंटायर लेंथ तक। डी पॉइंट को देखिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच आर प्लेन, है ना, बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन, आप यहां पे ऐड कर दीजिए बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग। यानी कि ट्विस्ट करने से पहले जो क्रॉस सेक्शन का, शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन जो प्लेन था, बिल्कुल भी समतल था ना, जैसा था, वो बिल्कुल आफ्टर ट्विस्टिंग भी उसका जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट, वो प्लेन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रॉस सेक्शन टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्रॉस सेक्शन नहीं, उसका एक्चुअली शाफ्ट का सरफेस में टॉर्सन आता है। क्रॉस सेक्शन प्लेन होना चाहिए बिफोर ट्विस्टिंग एंड आफ्टर ट्विस्टिंग। ये एक एजम्पशंस है। यदि कुछ ट्विस्टिंग होता भी होगा, कुछ डिस्टॉर्शन होगा भी क्रॉस सेक्शन में, तो जूम करके चलना है कि आफ्टर और बिफोर सेम है ना। चलिए लास्ट पॉइंट है ऑल रेडियाई। रेडियाई का मतलब रेडियस का बात हो रहा है। जितना भी रेडियस होगा स्ट्रेट होगा बिफोर ट्विस्ट, रिमेन स्ट्रेट आफ्टर ट्विस्ट। जो भी रेडियस होगा वो ऐसा नहीं कि ट्विस्ट के बाद कुछ और हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, सारा यूनिफॉर्म ही रहना चाहिए। ये एजम्पशन है डियर, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे कॉपी में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और ये एजम्पशन जो है इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। चलिए डियर, तो अब ये इरेज हो चुका है। अब जो है ना ये ड्राइव करने के लिए सबसे पहले तो जो भी एंड्स पे
टॉर्क लगता है कोई भी शाफ्ट का, या फिर ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क एट द बोथ एंड्स कॉजेज, ये बात तो आप जानते हैं, कॉजेज क्या कॉजेज करता है, शियर स्ट्रेस, है ना, शियर स्ट्रेस, सेटअप शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट। आप ये बात तो समझ रहे हैं कि कोई भी शाफ्ट होगा, ए शाफ्ट आप ऐसे कह सकते, ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन, subjected to torsion causes, a shaft subjected to torsion causes shear stress and shear strain in the material of the shaft। देखिए क्या होगा, जो भी टॉर्सन होगा या ट्विस्टिंग मोमेंट जो लगेगा एट द बोथ एंड्स, इतना बात आप समझिएगा कि ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन कॉज ए शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इन द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, या सेटअप शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इन द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट। यदि ये टॉर्सन लगेगा, ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा एट द बोथ एंड्स, तो उसमें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन आएगा डियर। चलिए यहाँ पे एक हम एज्यूम किए, एक शाफ्ट मान लेते हैं, जो कि आपका जो शाफ्ट है ना वो एक एंड से जो है वो फिक्स है। कंसीडरिंग ए शाफ्ट, है ना, कंसीडरिंग एक शाफ्ट कंसीडर कर रहे हैं जो कि एक एंड से जो है आपका वो एक एंड से फिक्स है और एक एंड इसका क्या है आपका फ्री है, एक एंड इसका फ्री है। ये जो यदि फ्रंट से देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, ये शाफ्ट फ्रंट से तो ऐसा ही दिखेगा ना। अब ये शाफ्ट जो है वो मान लीजिए ये पोर्शन ए है आपका और ये भी पोर्शन क्या है नीचे वाला ए है, और ये है आपका बी और ये भी पोर्शन क्या है बी है। क्योंकि ये रोटेट करेगा मतलब अनचेंज्ड ए बी है, इस तरह से है। और फिर साथ ही साथ एक यहाँ पे देखिए हम अलग कलर से यानी कि ब्लैक से दिखा रहे हैं, एक जो ऊपर से ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में ब्लैक से जो दिख रहा है आपको अभी जो ड्रॉ किया है, ये सी डी जो है ना ये आउटर सरफेस पे है। याद रखिए जो सी डी है ये कहाँ पे है, on the outer surface of the shaft, मतलब शाफ्ट के आउटर सरफेस पे है, मतलब बाहर में है। ऐसा नहीं कि सेंट्रोइडल एक्सिस में, ये एक्सिस ड्रॉ नहीं किए, उसका शाफ्ट राउंड सा होगा तो उसका आउटर सरफेस पे है। अब इसका जो सेक्शन दिख रहा होगा ना, ऑब्वियस है कि यहाँ पे यदि हम इसको ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ होगा, ये इस तरह से आपका सर्कुलर है, शाफ्ट होगा सर्कुलर होगा, इसका क्या होगा यहाँ पे सेंटर है सपोज, ठीक है। इसको यहीं से मैच करवाएं तो यहाँ का जो पॉइंट होगा ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी पॉइंट दिखेगा और ये पॉइंट क्या होगा डी होगा। अब क्या किया गया कि इसमें जो है ना एक टॉर्क अप्लाई किया, एक साइड से तो फिक्स है आपका, आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि एक साइड से फिक्स है यानी कि रजिस्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन का मूवमेंट के साथ रजिस्ट करेगा। अब यहाँ पे एक एंड पे जो है ये वाला एंड पे मान लीजिए बीबी एंड पे जो है एक टॉर्क अप्लाई किए। टॉर्क क्या होता है, फोर्स एफ क्रॉस आर होता है टॉर्क, और एफ जो लगना चाहिए वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगना चाहिए या टैंजेंशियल लगना चाहिए, तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक क्लॉकवाइज टाइप का, यहाँ पे जो है ना एक क्लॉकवाइज देखिए इस तरह से एक टॉर्क लगाए टी, जो कि इसका डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एक टॉर्क लगा दिए। अब जब क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएंगे देखिए इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, एक डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज यहाँ पे ये रजिस्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज को। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं ना तो इस तरह से थोड़ा डिस्टॉर्ट होगा। जो सरफेस पे सीडी एक सीडी लाइन जो ड्रॉ किए हैं ऑन दी आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट का ऊपरी सतह पे जो एक सीडी मार्क किए हैं, एक मार्क करके रखे हैं, एक चिन्ह दे करके रखे हैं, ये जो सीडी है ये डी पॉइंट डिस्प्लेस हो जाएगा ड्यू टू टॉर्सन, मतलब थोड़ा सा ये घूम जाएगा एकदम स्मॉल एंगल के साथ, वेरी वेरी स्मॉल एंगल से। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पूरा एक चक्कर घूम जाएगा, ऐसा नहीं होगा डियर, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा स्मॉल एंगल के साथ जो है ना ये डिस्टॉर्ट कर जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बना दिए, डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए ये इस तरह से स्मॉल एंगल से हो गया और यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, ये यहाँ पे डी पॉइंट डी डैश तक चला गया,
ये रोटेट हो गया। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। ये एंगल का नाम जो है ना ये फाई दिए, फाई, ये दोनों बीच में जो एंगल बन रहा है वो फाई है। यानी कि फाई जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फाई किसके किसके बीच का एंगल है? एंगल डी सी डी डैश, एंगल बिटवीन डी सी डी डैश, एक फाई एंगल बना। अब फाई एंगल बना, यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन पे समझे, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये तो क्रॉस सेक्शन है ना, इसी का क्रॉस सेक्शन इधर ड्रॉ करके रखे हैं। तो क्रॉस सेक्शन पे देखें तो जो पॉइंट डी दिख रहा है, ऑब्वियस है कि ये डी पॉइंट भी जो है, ये डी पॉइंट भी जो है डियर, ये डी पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये डी पॉइंट भी शिफ्ट करेगा। मान लीजिए यहां तक चला गया, ये डी डैश है ना, ये डी डैश, तो यहां पे भी तो एक एंगल सेटअप होगा ना, एक एंगल बनेगा ना, ये एंगल का नाम दिए थीटा। यही जो ब्यूटीफुल सा एंगल है थीटा, ये थीटा को ही बोला जाता है डियर ट्विस्टिंग एंगल। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग एंगल। याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेड से लिखते हैं, ये रेडियन में लेना है। जब भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो, ये रेडियन में ही पुट करना, यदि डिग्री में दिया हो तो रेडियन में। अब जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज नथिंग बट इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये हो गया यहां से यहां। अब देखिए ऑब्वियस है ना कि शाफ्ट में यदि डिस्टॉर्शन आया है, तो शाफ्ट में डिस्टॉर्शन पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट एक ब्यूटीफुल सा रिजल्ट आता है विच इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन, उसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो यहां पे ऑब्वियस है कि ये जब इस तरीके से हुआ है तो एक शियर स्ट्रेन आएगा। यहां पे कुछ और भी ठीक है, एक शियर स्ट्रेन आएगा यहां पे। तो अब देखिए और भी कुछ नोटेशन यूज करेंगे, तो नोटेशन को यहीं पे लिख देते हैं कि जी यूज करेंगे डियर, और जी जो है ये है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जी को क्या बोल रहे हैं? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको शियर मॉड्यूलस भी बोला जाता है, शियर मॉड्यूलस, याद रखिएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस। बहुत सारे बुक में जी का एक नोटेशन होता है, कैपिटल एन भी होता है या फिर कैपिटल सी भी होता है जी का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक फेमस सा फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, है ना, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। अब आइए आगे चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। देखिए यहाँ पे अब डिस्टॉर्शन हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो गया। देखिए मटेरियल जब टॉर्क लगा ना तो डिस्टॉर्ट हो गया। तो अब यहां पे लिखते हैं 9 डिस्टॉर्शन हुआ यहां पे तो डिस्टॉर्शन हुआ ना। डिस्टॉर्शन कहां पे हुआ? तो डिस्टॉर्शन सरफेस पे हुआ। नो हियर डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस एट द surface of the shaft, surface of the shaft when torque T applied at the free end। जब फ्री एंड पे यानी कि बीबी, जो फ्री एंड का नाम है बीबी, वहां पे जब टी अमाउंट का टॉर्क लगाए तो डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस हुआ। we know distortion per unit shaft length, distortion per unit shaft length बराबर shear strain। इसी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? डिस्टॉर्शन पर यूनिट शाफ्ट लेंथ, डिस्टॉर्शन पर यूनिट शाफ्ट लेंथ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे जरा देखिए कि डिस्टॉर्शन कितना हुआ। तो डिस्टॉर्शन जो हुआ है वो आपका डी डैश डिस्टॉर्शन हुआ है, तो डी डैश लिखेंगे डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट यानी कि एल होगा, और इज इक्वल टू यही जो होगा ये होगा क्या आपका शियर स्ट्रेन होगा। जरा देखिए शियर स्ट्रेन होगा डी डैश डिवाइडेड बाय एल है। देखिए एल जो है यहाँ पे हम मान लिए कि एल जो है वो शाफ्ट का लेंथ है, एल जो है वो शाफ्ट का लेंथ है, शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे जरा देखिए डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो डी डैश डिवाइडेड बाय एल कुछ और नहीं है, ये बल्कि 10 फाई के बराबर है, 10 फाई के बराबर है। इफ
फाई वेरी स्मॉल, यदि फाई बहुत छोटा होगा तो आप जानते हैं कि tan फाई इक्विवेलेंट टू फाई हो जाता है। यदि फाई बहुत छोटा होगा तो tan फाई इक्वल टू फाई, तो इसका मतलब हुआ कि फाई यानी कि यही शियर स्ट्रेन हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, डी डी डैश डिवाइडेड बाय एल। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जरा यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक बात देखिए, डी डी डैश कुछ और नहीं है, डी डी डैश कुछ और नहीं है, रेड से लिख रहे हैं, ये एक आर्क जैसा दिख रहा है, क्या आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है। डी डी डैश को यदि ध्यान से देखें तो ये एक आर्क लेंथ है, क्योंकि डायग्राम कुछ इस तरीके से है ना, यदि हम शाफ्ट को ऐसे बनाएं, एक शाफ्ट बना करके ऐसे दिखाएं आपको, तो कुछ ऐसा ही होगा। ये आपका पॉइंट का नाम है डी, तो ये कहाँ पे चला गया, डी डैश पे हो गया शिफ्ट, ठीक है, इस तरीके से कुछ है, यही है ना डियर। तो यहां से देख रहे हैं ये डी से डी डैश तक शिफ्ट कर गया, इस तरह से है। अब जो है यहाँ पे डी डी डैश जो है वो एक आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ कैसे निकलता है, अब एक रेडियस, ऑब्वियस है, यहाँ पे एक भी और भी मान लीजिए, आर जो है, देखिए यहाँ पे आर दिखा दिए, और आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ शाफ्ट है, रेडियस ऑफ शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट का रेडियस यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, शाफ्ट का जो रेडियस है वो कितना मान लिए, आर मान लिए, कैपिटल आर इज द शाफ्ट रेडियस। तो आप जानते हैं आर्क लेंथ इज नथिंग बट आर इंटू थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय एल, आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय एल, ये आपको फाई इज इक्वल टू यानी कि शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू वी हाइव, आप लिख सकते हैं ऐसा, है ना। आप एक चीज जानते हैं जी, जो कि वी हाइव जी, जी का मतलब क्या, यहाँ पे आपको लिख दिए ऑलरेडी कि जी जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिक कांस्टेंट होता है, जो हुक्स लॉ से आया था, विद इन इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट, ये डिफाइन है कि जी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, है ना। ये बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो शियर स्ट्रेस को टॉ से दिखाते हैं और शियर स्ट्रेन को किससे, फाई से, तो G इज इक्वल टू टॉ अपॉन फाई। तो यहाँ से एक ब्यूटीफुल सा रिजल्ट आएगा। जो टॉ है डियर, ये टॉ क्या है, यहाँ पे हम जरा टॉ के बारे में भी थोड़ा लिख देते हैं। टॉ जो है ना, ये है शियर स्ट्रेस है, याद रखेंगे, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, इन द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, है ना। अब ये शियर स्ट्रेस तभी इंड्यूस होगा शाफ्ट के मटेरियल में, शाफ्ट के मटेरियल में होगा, एक्चुअली में क्रॉस सेक्शन पे होता है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होता है ये शियर स्ट्रेस इंड्यूस, ठीक है, जब आप ट्विस्ट करेंगे तो ये शियर स्ट्रेस है। तो टॉ लिख दिए, डिवाइडेड बाय फाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, तो आप इजीली लिख सकते हैं आर थीटा अपॉन एल लिख सकते हैं। इसको आप चाहे तो और भी अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये एल आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। आप और क्या कैसे लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, यहाँ से टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर थीटा अपॉन एल हो जाएगा। टॉ का वैल्यू यदि आप लिखना चाहें तो जी आर थीटा अपॉन एल हो जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, जो कि एक फेमस सा फॉर्मूला है, इस फॉर्म में होता है, टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल डियर, टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। देखिए कि इंटरेस्टिंग आया है यहाँ पे फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझें, कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान है। यहाँ पे देखिए तो जी भी हियर आपका जी थीटा एंड एल, ये तो आपका वैल्यू कांस्टेंट होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि चेंज करेगा, ये सारे वैल्यू जी थीटा एल कांस्टेंट होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टॉ अपॉन आर बराबर क्या होगा, सी होगा, सी का मतलब कांस्टेंट, टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि टॉ जो होगा वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा आपका किस पे,
रेडियस पे। टॉ जो होगा, यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द शाफ्ट, टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट डियर। इसका मतलब होगा कि टॉ का वैल्यू बढ़ेगा यदि रेडियस को बढ़ाएंगे। रेडियस कहाँ पे मिलेगा? क्या शाफ्ट के सरफेस पे मिलेगा? क्या रेडियस देखने के लिए आपको क्रॉस सेक्शन पे जाना पड़ेगा? क्रॉस सेक्शन का ही रेडियस होता है ना। तो यदि क्रॉस सेक्शन, शियर स्ट्रेस भी सेटअप कहाँ पे होगा? क्रॉस सेक्शन पे होगा। जब आप ट्विस्ट करेंगे, टॉर्सन अप्लाई करेंगे, जब ट्विस्ट करेंगे तब आपका टॉ इंड्यूस होगा मटेरियल के अंदर, क्रॉस सेक्शन के मटेरियल के अंदर, तो आपका टॉ का वैल्यू बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में टॉ का वैल्यू बढ़ेगा। जब आर का वैल्यू को बढ़ाएंगे, आर का वैल्यू को यदि 0 कर दें मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर का वैल्यू 0 करने का मतलब हुआ कि आप सेंटर के पास पहुंच गए, क्रॉस सेक्शन का जो सेंटर है वहां पहुंच गए, यानी सेंटर के पास देयर इज नो शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट। सेंटर जो होगा एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, एट द सेंट्राइडल एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, देयर इज नो शियर स्ट्रेस सेटअप, देयर इज नो शियर स्ट्रेस सेटअप। मामला समझ रहे हैं ना? कितना ब्यूटीफुल सा रिजल्ट है। टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में मेरे प्यारे स्टूडेंट। टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है यहाँ पे। चलिए, टॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ से तो एक चीज़ समझ में आया। अब हम कॉन्सेप्ट को जो है वो थोड़ा चीज़ों को और भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क अप्लाई किया गया है, तो टॉर्क कहीं ना कहीं फोर्स क्रॉस आर होता है। क्या फोर्स अभी तक दिख रहा है क्या? अब हम कुछ फोर्स से रिलेटेड बातें करते हैं और इस इक्वेशन को थोड़ा और जनरलाइज्ड वे में लाने का कोशिश करते हैं, जो कि टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू में भी आएगा। वो पूरा कंप्लीट इक्वेशन प्योर टॉर्सन का होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए आगे कुछ यहाँ तक आप चीज़ों को नोट डाउन कर लिए, इधर हम बातें को मिटाते हैं थोड़ा और आगे कहानी को बढ़ाते हैं। देखिए, अब क्या है ना, एक मान लिए यहाँ पे, एक सपोज कीजिए कि एक आपका यहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन ही है, यही क्रॉस सेक्शन है, सेम क्रॉस सेक्शन, थोड़ा बड़ा दिखाए। इस क्रॉस सेक्शन में ही जब आप अभी देखें कि टॉ अपॉन जो आर है ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू सी। आप लिख सकते हैं क्या? हियर यहाँ पे हम मान लिए हैं जो Q दिख रहा है ना, ये Q स्मॉल q, ये Q कुछ और नहीं है, ये भी एक शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कहाँ पे? तो ये हम एक ना एक एलिमेंट माने, एक आपका रिंग माने, एलिमेंट क्या, एक रिंग मान लिए। यहाँ पे सपोज कीजिए एक रिंग है, देखिए ये ब्लैक कलर से जो कलर किया हुआ दिख रहा है आपको, सैडेड रीजन, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक रिंग मान लिए, और ये इसका जो है वो डी डेल आर है, इसका जो थिकनेस है वो कितना है? डेल आर है, और पूरा कंप्लीट रेडियस इसका कितना है? कैपिटल आर है, कंप्लीट रेडियस। ठीक है, तो ये जो है क्यू जो है ना, वो क्यू है शियर स्ट्रेस एट रेडियस स्मॉल आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ शाफ्ट, एक्सिस ऑफ शाफ्ट क्रॉस सेक्शन लिख देते हैं, शाफ्ट क्रॉस सेक्शन डियर। देखिए क्यों कुछ और नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस एट रेडियस स्मॉल आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ शाफ्ट क्रॉस सेक्शन, शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन के एक्सिस से, है ना, या फिर फ्रॉम एक्सिस के जगह पे सेंटर लिखे दिए, ठीक रहेगा ज्यादा, फ्रॉम सेंटर ऑफ शाफ्ट क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम सेंटर ऑफ शाफ्ट क्रॉस सेक्शन। क्यू एक मान लिया, स्मॉल क्यू। अब स्मॉल क्यू होगा, क्योंकि स्मॉल क्यू एक मान लिए, अब ऑब्वियस है कि ये भी एक शियर स्ट्रेस है, टॉ भी एक शियर स्ट्रेस है, कांस्टेंट है, तो ऐसा मान लिए। ऑब्वियस है कि आर में जब वैरी कर रहा है तो कैपिटल आर जब होगा, जब कैपिटल आर होगा, जब स्मॉल आर का वैल्यू, देखिए यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जब स्मॉल आर कैपिटल आर बन जाएगा देन क्यू जो हो जाएगा ये टॉ मैक्सिमम हो जाएगा। ऑब्वियस है, क्यू जो शियर स्ट्रेस है ये टॉ बन जाएगा और टॉ का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि आर का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा देन क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी सेंटर के पास शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है।
तो चलिए ये रिलेशन आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। अब जो है यहाँ से जब ये कांस्टेंट वैल्यू है डियर, तो यहाँ से एक चीज़ तो आप देखिए ना कि टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर है, इज इक्वल टू टॉ अपॉन आर कितना था, जी थीटा अपॉन एल भी था। तो आप क्या यहाँ से यदि आपको पूछा जाए Q का वैल्यू लिखना, तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा, जी थीटा स्मॉल r डिवाइडेड बाय एल होगा। इस रिलेशन, ये भी तो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा ना। चलिए बिल्कुल भी अब थोड़ा समझते हैं चीज़ों को। ये क्रॉस सेक्शन है, ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन ही ड्रॉ किए हैं। तो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन ये जो दिख रहा है ना, एक एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग कंसीडर किए हैं तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे। तो एलिमेंटल रिंग जो है यहाँ पे एक स्मॉल अमाउंट का, चूंकि जब तक फोर्स नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, टेंजेंशियल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, तब तक तो आपका टॉर्क नहीं होगा ना। टॉर्क होने के लिए पिछले लेक्चर में बताए कि क्रॉस सेक्शन के पैरेलल एक फोर्स लगेगा, है ना, इसेंट्रिक फोर्स लगना जरूरत होगा, तभी टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है, तभी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी ये रिंग पे एक मान लीजिए डीएफ अमाउंट का फोर्स लग रहा है। देखिए ये जो है ना, ये एक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का वैल्यू है डीएफ। तो डीएफ क्या है, तो डीएफ एक जो है स्मॉल अमाउंट का फोर्स है, स्मॉल अमाउंट का फोर्स है विच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, है ना, विच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट एट द एलिमेंटल रिंग। क्लियर, बात को समझ रहे हैं क्या हम कहानी कह रहे हैं। ये जो आपका यहाँ पे जो डीएफ दिख रहा है ना, ये डीएफ जो है वो डीएफ क्या है, तो डीएफ है स्मॉल फोर्स है, स्मॉल फोर्स एट द रिंग विच इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट and at a distance स्मॉल आर। कितना डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर पे है, बिल्कुल भी एक स्मॉल सा फोर्स है। तो यदि डीएफ का वैल्यू यदि आपको डीएफ का वैल्यू पूछा जाए कि भैया फोर्स का वैल्यू कितना होगा, आप कहेंगे फोर्स का वैल्यू इस रिंग पे जो है शियर स्ट्रेस एट रेडियस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ शाफ्ट क्रॉस सेक्शन, यानी आर रेडियस पे क्यू अमाउंट का जो है, आर रेडियस पे क्यू अमाउंट का शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो इसका मतलब होगा शियर स्ट्रेस इनटू डी ए होगा, एक स्मॉल एरिया। और ये जो डी ए है वो डी ए कुछ और नहीं है बल्कि इस रिंग का क्या, एलिमेंटल रिंग का एरिया है। डी ए जो है ये एलिमेंटल जो रिंग है उसका एरिया है, इतना आप लिख सकते हैं। जब ये वैल्यू होगा डियर, तो क्या यहाँ से आप Q का वैल्यू ऊपर से लिख सकते हैं क्या, Q का वैल्यू कितना है, तो जी थीटा स्मॉल आर अपॉन एल इंटू डी ए हो जाएगा, इंटू डी ए हो जाएगा। ये आपका फोर्स का वैल्यू है, डी ए फोर्स जो रिंग पे दिख रहा है, जो कि पैरेलल है फोर्स आपका। अब जब फोर्स पता चल गया, आपसे यदि बोला जाए कि स्मॉल अमाउंट का जब फोर्स है मालूम रिंग पे, तो स्मॉल अमाउंट का टॉर्क कितना होगा, यानी कि स्मॉल अमाउंट का टॉर्क भी निकाल सकते हैं। चलिए इधर हम मिटाते हैं स्मॉल अमाउंट का टॉर्क। देखिए डी टी क्या है, डी टी एक स्मॉल अमाउंट का टॉर्क है, स्मॉल अमाउंट टॉर्क। स्मॉल अमाउंट टॉर्क कहाँ पे है ये टॉर्क, तो ये स्मॉल अमाउंट का टॉर्क है रिंग पे, जो रिंग पे अप्लाई किया जा रहा है, या स्मॉल अमाउंट टॉर्क है ना। तो स्मॉल अमाउंट का टॉर्क है ये आपका डी टी। तो स्मॉल अमाउंट का टॉर्क, इसलिए आप डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यदि डी एफ आपको मालूम है तो डी एफ क्रॉस आर, स्मॉल अमाउंट टॉर्क एट रेडियस स्मॉल आर, है ना, एट द रिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी स्मॉल अमाउंट का टॉर्क है एट रेडियस आर एट द रिंग, रिंग पर एक स्मॉल अमाउंट का एक टॉर्क लग रहा है। तो dt का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, df क्रॉस r लिख सकते हैं, df क्रॉस r,
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है dt। df का वैल्यू आपको मालूम है कि df का वैल्यू जो है वो g थीटा स्मॉल r डिवाइडेड बाय l इंटू da है, और एक और r यहाँ पे था तो r स्क्वायर बन जाता। ठीक है, अब यहाँ से यदि हमको टोटल टॉर्क का रिक्वायरमेंट हो, टोटल टॉर्क, तो एक टोटल टॉर्क का सो आप टोटल टॉर्क निकाल सकते हैं क्या? टोटल टॉर्क कहाँ पे? ऑब्वियस है कि पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन। ये जो है टोटल टॉर्क ये किस कहाँ पे है? पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन। तो पैरेलल टू दी क्रॉस सेक्शन टोटल टॉर्क निकालेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा t, dt को इंटीग्रेट कर दिए तो बन गया t, तो t बराबर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन, तो g तो कांस्टेंट है ना, थीटा भी कांस्टेंट है ना, और l भी कांस्टेंट है, बाहर होगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन क्या अंदर में बचेगा? r स्क्वायर da बचेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यानी t टॉर्क बराबर जो होगा वो g थीटा अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर da होगा ना, सही से समझ रहे हैं? टोटल टॉर्क। अब टोटल टॉर्क का पूरा क्रॉस सेक्शन पे एक रिंग पे लेकर के बात किए, रिंग पे निकाले टॉर्क, स्मॉल टॉर्क, और फिर पूरा पे करे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सब तो मैथमेटिक्स इतना छोटा सा आपको मालूम है। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आ रहा है, उसको जरा समझिए। चलिए इधर साइड में तो आप लिख लिए हैं, इसको अब यहाँ से इरेज करते हैं और यहीं पे आपको हम समझाते हैं कि क्या कहानी हो रहा है। चलिए देखिए, अब यहां से t इज इक्वल टू आपको निकल करके दिख रहा है, t इज इक्वल टू इतना आया। अब देखिए ये वाला वैल्यू को देखिए, हियर जो इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर da है इसको समझना है। r स्क्वायर da क्या ये पूरा जो है ये सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया नहीं है क्या? सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को ही क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI बोलते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, r स्क्वायर इंटू da है डियर, r कहाँ पे होता है? क्रॉस सेक्शन पे होता है ना, r स्क्वायर इंटू da, यानी कि क्रॉस सेक्शन एक सर्कल का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया है कंप्लीट, ये अबाउट सेंटर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सेंटर के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी भी एक सर्कुलर बॉडी का, एक्स एक्स वाई वाई एक्सिस तो सेंट्राइडल एक्सिस हो गया, और एक सेंटर जो कि एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर होगा जिसको जेड जेड बोला जाता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन जो है वो जेड जेड के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्यारा सा नाम है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका मतलब हुआ कि ये कुछ और नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ही आपका है, यही को कहते हैं पोलर MOI। कहने का मतलब आई जेड जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस, एक्स एक्स और वाई वाई सेंट्राइडल एक्सिस होता है, उस पे परपेंडिकुलर होता है जेड जेड एक्सिस। यानी कि ये जो वैल्यू है पूरा, ये आपका जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका नोटेशन होता है जे इज नथिंग बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे जे अच्छे से थोड़ा और लिख देते हैं डियर, जे है, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नोटेशन होता है, ठीक है। तो जब जे भी पता चल गया आपको, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो फाइनली जो रिजल्ट निकल कर के आ रहा है, हेंस देखिए ब्यूटीफुल सा रिजल्ट जो आ रहा है वो टी बराबर कितना आ रहा है? तो जी थीटा अपॉन एल इंटू जे आ रहा है ना। अब यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, टॉ अपॉन आर पहले ही आपके पास था, और टॉ अपॉन आर देखिए इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं क्या, टी अपॉन क्या लिख सकते हैं, जे बराबर जी थीटा अपॉन एल मेरे प्यारे स्टूडेंट।
अब जी थीटा अपॉन एल जो था ना, वो इससे पहले वाला इक्वेशन में आप देखे थे कि जी थीटा अपॉन एल टॉ अपॉन आर के बराबर है। तो फाइनली आप लिख सकते हैं जी टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, this equation is called प्योर टॉर्सन इक्वेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि प्योर टॉर्सन इक्वेशन, प्योर टॉर्सन इक्वेशन डियर, याद रखेंगे ये प्योर टॉर्सन इक्वेशन है। हियर टॉ इज योर शियर स्ट्रेस, आर इज योर रेडियस ऑफ द शाफ्ट, जी इज योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज योर ट्विस्टिंग एंगल, एल इज योर लेंथ ऑफ द शाफ्ट, टी इज द टॉर्क, है ना, टॉर्क, एंड जे इज योर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे इज योर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जानते हैं कि जे का वैल्यू जो होता है ना, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद कीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, π/32 d टू दी पावर 4। यदि शाफ्ट का डायमीटर d होगा तो π/32 d टू दी पावर 4 इज योर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, यहाँ से निकल जाएगा। थीटा को ऑलवेज लेना है, याद रखेंगे रेडियन में ही लेना है ऑलवेज, ठीक है। यदि हम ये का बात करें, अब देखिए ये जे जो होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये यदि mm टू दी पावर 4 में लेंगे, ये तो रेडियन में ही आपको लेना है। अब टॉ का वैल्यू न्यूटन पर एम स्क्वायर में निकलेगा, टॉ का वैल्यू जो होगा वो न्यूटन पर एम स्क्वायर में होगा। आर का वैल्यू को आप एम में लें, एल का वैल्यू लेंथ को भी एम में लें, है ना, कन्वर्ट करके, और टॉर्क का वैल्यू जो है वो टॉर्क का वैल्यू भी डियर न्यूटन एम में लेना है, क्योंकि फोर्स क्रॉस होता है यानी कि न्यूटन एम। ये सारा यूनिट इस तरीके से होगा। तो दिस इज योर प्योर टॉर्सन इक्वेशन, दिस इज योर प्योर टॉर्सन इक्वेशन। हियर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं G इंटू जे को यदि मल्टीप्लाई किया जाए, थोड़ा सा और भी इक्वेशन को हम एक्सटेंड करें तो कुछ और भी यहाँ से आपको हम बतलाते हैं कहानी। यदि आप G इंटू जे देखिए, G इंटू जे, तो G इंटू जे को कहा जाता है डियर, एक ब्यूटीफुल सा नाम है, ये सब इंपॉर्टेंट है। G इंटू जी को टॉर्सनल रिजिडिटी, टॉर्सनल रिजिडिटी, जैसे कि E इंटू आई, जी भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है, वैसे ही E इंटू आई प्योर बेंडिंग इक्वेशन में E इंटू आई को बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैक्चरल रिजिडिटी, क्योंकि वो फ्लैक्चरल इक्वेशन है। तो यहाँ पे G इंटू जे को टॉर्सनल रिजिडिटी एक नाम दिया गया है। और यदि G इंटू जे को यदि आप ध्यान से देखें तो G इंटू जे कुछ और नहीं है डियर, ये है टॉर्क डिवाइडेड बाय थीटा अपॉन एल है। जरा देखिए ना, G इंटू जे, है ना, G इंटू जे करेंगे तो टॉर्क डिवाइडेड बाय कितना आएगा, थीटा, और डिवाइडेड बाय एल होगा। यानी कि टॉर्सनल रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग एंगल पर यूनिट शाफ्ट लेंथ। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ ट्विस्टिंग एंगल पर यूनिट लेंथ। यानी कि जी जे का यूनिट का बात करेंगे तो इसका यूनिट होगा डियर, जी का होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। जैसे कि अंश मॉडुलस का जो होता है वो स्ट्रेस का यूनिट होता है, वैसे ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी यूनिट होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर। जे का यूनिट होगा mm टू दी पावर 4, यहाँ से ये कटेगा तो इसका यूनिट होगा न्यूटन एम स्क्वायर। और यही सेम यूनिट होता है फ्लैक्चरल रिजिडिटी का डियर। यहाँ से भी जरा देखिए यूनिट का, तो टॉर्क का होगा न्यूटन एम होगा और एल का होगा एम होगा, तो बन जाएगा न्यूटन एम स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे लेकिन रखा गया थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, थीटा को क्या रखा गया, 1 रेडियन। तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट
यूनिट रेडियन ट्विस्टिंग एंगल पर यूनिट लेंथ, यानी कि कितना अमाउंट का टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा यदि हम 1 यूनिट ट्विस्टिंग एंगल चाहते हैं क्रॉस सेक्शन पे 1 यूनिट लेंथ के लिए, पर यूनिट लेंथ है ना, पर यूनिट लेंथ ऑफ दी शाफ्ट। तो वही जो टॉर्क का रिक्वायरमेंट जितना अमाउंट का होता है तो उसी को बोलते हैं जीजे टॉर्सनल रिजिडिटी मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसी को बोलते हैं, यानी कि कितना अमाउंट का टॉर्क का जरूरत होगा यूनिट रेडियन ट्विस्टिंग एंगल प्रोड्यूस करने के लिए पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी। उम्मीद है कि आप चीज़ों को बार बार बोलने समझ गए होंगे। तो दिस इज योर, अब आगे जो है, आगे हम टॉर्क के लिए आपको बताएंगे कि टॉर्क का ट्विस्टिंग या टॉर्क का वैल्यू जो है उस सॉलिड शाफ्ट के लिए टॉर्क का वैल्यू, हाउ मच वैल्यू ऑफ टॉर्क फॉर सॉलिड शाफ्ट, फॉर हॉलो शाफ्ट, ये सब देखेंगे आगे आने वाला लेक्चर में। पावर ट्रांसमिटेड बाय दी शाफ्ट, चूंकि ये शाफ्ट है तो शाफ्ट कहाँ पे होता है, पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। शाफ्ट एक इंजन का शाफ्ट होगा, एक कोई मशीनरी पार्ट्स का शाफ्ट होगा, बेल्ट उसके ऊपर ओवरलैप्ड होगा, यानी बेल्ट ड्राइव के थ्रू पावर ट्रांसमिट करेंगे, तो शाफ्ट से पावर ट्रांसमिशन का भी काम होता है। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय दी शाफ्ट भी निकालेंगे कि पावर ट्रांसमिटेड कितना होता है। फिर आने वाला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट में कौन सा शाफ्ट ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है यदि सेम मटेरियल का दोनों शाफ्ट को बनाया जाए, उसको भी देखेंगे कंपैरिजन करके कि क्या होता है नहीं होता है। उम्मीद है डियर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अब जरूर लेक्चर को अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चैनल पे नए हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का नया लेक्चर जो है इस टाइप का हम कंटिन्यूअसली लाते रहेंगे। आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ज़रूर आपके लिए हम आपको मदद करेंगे डियर। सो तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहें, आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहें, खूब मन लगा करके पढ़ाई करें। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।